जय हिंद बच्चों। अपन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। भारत के राज्यों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। राज्यों की स्थिति भारत के नक्शे में दर्शाई और उसके साथ ही अपन भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ चुके हैं। अक्षांशीय विस्तार अगर अपन देखें तो भारत का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतरीय विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। आज अपन पढ़ेंगे पहले तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति देख लेते हैं अपन। उसके बाद में अपन अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे। मुख्य अक्षांश और मुख्य देशांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं। साथ ही अपन पढ़ेंगे भारत का मानक समय। तो सबसे पहले पड़ोसी देश अगर अपन देखें तो पड़ोसी देशों में सबसे पहले तो भारत का सबसे पड़ोसी देश जो काफ़ी चर्चा में रहता है हमेशा ही, पाकिस्तान, जो भारत के पश्चिम में स्थित है। और भारत के पश्चिम में एक और देश स्थित है जिसकी सीमा भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, वो है अफ़गानिस्तान। तो दो पड़ोसी देश हो गए। उसके बाद में तीसरा मुख्य है कौन सा, श्रीलंका, जो एक द्वीपीय देश है। इसके साथ में ही इधर हिंद महासागर में स्थित एक देश और है मालदीव, वो भी क्या है, द्वीपीय देश। मुख्यतः कौन सा है पड़ोसी देश है भारत का, श्रीलंका, जो मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे ये मन्नार की खाड़ी है, इससे भारत से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद में अगर अपन देखें तो चाइना, जो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। और भारत के सब बिल्कुल पास में पड़ोसी देश है वो कौन सा है, नेपाल। कल अपन ने इसकी चर्चा भी करी थी कि नेपाल के जस्ट नीचे भारत के दो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। और एक है भूटान पड़ोसी देश, और नेपाल और भूटान के बीच में भारत का राज्य कौन सा है, सिक्किम। इस तरह से अपन इनको याद रख सकते हैं, एक दूसरे से जोड़ के। तो इधर उत्तर पूर्व में 3 देश हो गए, चाइना, नेपाल और भूटान। और जो पूर्वी पड़ोसी देश है भारत का वो है म्यांमार। भारत में 3 जलराशियाँ हैं, भारत के दक्षिण में 3 जलराशियाँ हैं। पश्चिम में बात करें तो अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। तो तीनों ओर से भारत क्या है, पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ इसकी भूमि से जुड़ी हुई है, इसलिए इस भारत को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। एशिया में 3 प्रायद्वीप हैं जिसमें से भारत प्रायद्वीप जो है वो सबसे बड़ा है। अब पड़ोसी देश हो गए। इसके बाद में अपन बात करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं की, जो कि अपन ने कल थोड़ी करी भी थी कि इस तरह से जैसे ग्लोब है, या अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या हैं, काल्पनिक रेखाएं, कुछ क्षैतिज हैं, कुछ ऊर्ध्वाधर है। क्षैतिज काल्पनिक रेखाओं को कहते हैं अक्षांश रेखाएं और ऊर्ध्वाधर अक्षांश रेखाओं को कहते हैं देशांतर रेखाएं, जो इस तरह से बनी हुई हैं। देखिए पहले ये वृत्त के रूप में बनी हुई होती हैं, पर अपन इनको सीधा ही बना लेते हैं। ये बिल्कुल बीच में है 0 डिग्री अक्षांश। क्या है, 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जो कि संपूर्ण पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इस कारण जो 2 भाग बंटते हैं उन भागों को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये जो जानकारी है या ये जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर आप छठी से लेकर और कोई भी आगे कंपटीशन एग्ज़ाम देते हो सभी में आपके लिए उपयोगी होता है। अब एक अक्षांश रेखा अपन ने देख ली 0 डिग्री। अब दूसरी अक्षांश रेखा है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है 23 डिग्री। और इसी तरह से नीचे की तरफ भी है 23 डिग्री, यानी 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो जो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली जो रेखा है इसको कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और जो 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाली रेखा है इसको कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा।
तो ये जो मैंने कल बताया भी था आपको कि ये जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके अंतर्गत, कर्क रेखा के अंतर्गत भारत के 8 राज्य शामिल होते हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो कर्क रेखा क्या करती है? भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। उसके बाद में जो मुख्य अक्षांश रेखा आती है वो होती है 66.5 डिग्री। उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये जो वृत्त बनते हैं, इन वृत्तों में इस वृत्त को कहते हैं आर्कटिक वृत्त और इसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। अब इसके बाद में 2 बिंदु मात्र होते हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? जैसे जैसे अपन ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो इनकी जो लंबाई है वो क्या होती जाती है? संकरी कम होती जाती है और लास्ट में मात्र बिंदु मात्र बचता है। तो ये जो बिंदु है यहाँ वाला, ये कहलाता है उत्तरी ध्रुव और ये कहलाता है दक्षिणी ध्रुव, और ये होता है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और ये होता है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यानी क्वेश्चन आ जाए कि उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव। अब ये जो रेखाएं हैं ये क्या करती हैं? संपूर्ण पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटती हैं। क्या करती हैं? कटिबंधों में बांटती हैं। अब कटिबंध कौन कौन से हैं वो फिर देखेंगे अपन। देखो, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो भाग है ये वाला, ये जो कटिबंध है ये कटिबंध कहलाता है उष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है ये? उष्ण कटिबंध। 23.5 कर्क, या सीधा अपन याद रखें, कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का भाग है वो क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। तो भारत में आप देख सकते हो कि ये कन्याकुमारी है और कन्याकुमारी से लगभग 876 किलोमीटर दूरी पर ये मान लो यहाँ पे भूमध्य रेखा है। तो भारत का ये वाला जो भाग है नीचे वाला, ये भाग किस में आता है? उष्ण कटिबंध में। कर्क रेखा के नीचे वाला जो भाग है भारत का वो किस में आता है? उष्ण कटिबंध में। अब 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के जो बीच का भाग है, या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो भाग है वो कटिबंध क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। आप लिख लीजिए इनको। 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच के जो कटिबंध हैं वो क्या कहलाते हैं? शीतोष्ण कटिबंध, या इनको उपोष्ण कटिबंध भी कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंध। यानी अब भारत में जो ऊपर वाला जो भाग है, कौन सा ऊपर वाला भाग? कर्क रेखा के ऊपर का जो भाग है, कर्क रेखा के ऊपर का जो भाग है वो किस में आएगा? शीतोष्ण कटिबंध में। किस में आएगा ये? शीतोष्ण कटिबंध में। अब उसके बाद में
तीसरा जो कटिबंध है वो बचता है 66.5 डिग्री से लेकर ध्रुवों तक का, ये कहलाता है शीत कटिबंध। इसी तरह से दक्षिण में शीत कटिबंध। तो इस तरह से 3 कटिबंध बनते हैं पृथ्वी पर। दोनों रेखाओं, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में जो बन रहा है वो उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त या मकर रेखा अंटार्कटिक वृत्त के बीच का जो भाग है वो बनता है शीतोष्ण कटिबंध, और 66.5 से आर्कटिक से उत्तरी ध्रुव या अंटार्कटिक से दक्षिणी ध्रुव के बीच में जो बनता है वो होता है शीत कटिबंध। भारत जो है वो 2 कटिबंधों के बीच में बटा हुआ है। दो नीचे वाला कर्क रेखा के नीचे वाला जो कटिबंध है वो है उष्ण कटिबंध, और कर्क रेखा के जो ऊपर वाला जो भाग है वो है शीतोष्ण कटिबंध। ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, देखो यहाँ पे आएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इधर आएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये हो गया उष्ण कटिबंध। भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के बीच का जो भाग है वो, और कर्क रेखा से 66.5 डिग्री के बीच का जो भाग है वो आ जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। तो इस तरह से भारत के कटिबंध समझ लिए अपन ने, भारत के पड़ोसी देश समझ लिए, और साथ ही अक्षांश रेखाओं की स्थिति है वो लगभग समझ ली। अब अपन देशांतर रेखाओं पे चलते हैं। देशांतर रेखाएं मुख्यतः समय निर्धारण में काम में आती है। तो समय निर्धारण में सबसे मेन जो रेखा है वो काम में आएगी 0 डिग्री देशांतर। क्या काम में आएगी? 0 डिग्री देशांतर, जिसको कहते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा, या इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। संपूर्ण विश्व का जो समय है वो इसी रेखा से निर्धारित होता है। अब इस रेखा के इधर बाईं तरफ अपन चलें तो ये होते हैं पश्चिमी देशांतर। जो 180 डिग्री तक होते हैं, और इस रेखा के अगर अपन दाईं ओर चलें तो ये होते हैं पूर्वी देशांतर। ये भी क्या कहाँ तक होते हैं? 180 डिग्री। तो 180 की ये जो रेखा है वो तो मिल जाएगी, साथ ही 0 डिग्री को अपन मिलाएं तो इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 181। भारत का देशांतरीय विस्तार अपन देख लिया, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी हमारा जो देश है वो कौन से देशांतर में आता है? पूर्वी देशांतर में आता है। अब समय रेखा की क्या ज़रूरत है, या ग्रीनविच को समय रेखा क्यों मान लिया? तो इसका एक कारण है। क्या कारण है? कि जो 2 देशांतर रेखाएं होती हैं, जैसे 0 डिग्री हो गई और ये 1 डिग्री हो गई, तो इस रेखा को आप पार करेंगे तो 4 मिनट का फ़र्क पड़ जाएगा। कितना फ़र्क पड़ जाएगा? 4 मिनट का। और इसी तरह से मान लो अपन 15 डिग्री देशांतर तक पहुंच गए। कहाँ तक पहुंच गए अपन? 15 डिग्री देशांतर तक। तो एक डिग्री देशांतर में अगर 4 मिनट लग रही हैं तो 15 डिग्री देशांतर के लिए अपने को कितने मिनट लगेंगी? 60 मिनट, यानी 1 घंटा। यानी हर देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती हैं, और हर 15 डिग्री के देशांतर को पार करने में 1 घंटा लग जाता है। तो क्या होता है कि जब अपन ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर चलेंगे तो समय आगे होगा, और अगर अपन 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की ओर चलेंगे तो समय पीछे चलेगा।
यानी अगर इधर 15 डिग्री देशांतर है तो ये ग्रीनविच पे अगर 12 बज रहे हैं तो इधर 11 बजेंगे और इधर 1 बज जाएगा। ये फ़र्क होता है। 15 डिग्री पूर्वी देशांतर और 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे अगर अपन चलें तो यदि 0 डिग्री यानी ग्रीनविच रेखा पर 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 11 बजेंगे, जबकि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 1 बज जाएगा। अब ग्रीनविच रेखा को मानक रेखा मान लिया गया, यानी पूरे विश्व का जो समय है वो यहीं से टैली होता है। ऐसी ही एक रेखा भारत में भी मानी गई है जिसको भारत का प्रमाणिक समय कहा गया है। अब ऐसा क्यों हुआ वो देख लेते हैं। देखो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, यानी अगर आप इनका अंतर करते हैं तो लगभग 30 डिग्री का फ़र्क आता है। कितना फ़र्क आएगा? 30 डिग्री का। अब 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। तो 30 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा? 120 मिनट या अपन कहें 2 घंटे। यानी ये तो ये हो गया कि अगर अरुणाचल प्रदेश में 4 बज रहे हैं तो गुजरात में कितना? 2 ही बजेंगे। फ़र्क हो गया। यानी एक ही देश में एक जगह 4 बज रहे हैं और एक जगह 2 बज रहे हैं। अब मान लो कोई एक एग्ज़ाम है, पूरे देश में होगी, ऑनलाइन हो रही है और उसका टाइम दे दिया आपको 3 बजे का, तो आप कैसे फिक्स करेंगे? कैसे पता चलेगा कि भाई अरुणाचल प्रदेश में 3 बजे का टाइम दिया है तो 3 बजे को, वहाँ तो 5 बजे, वहाँ तो 5 बज जाएंगे, यहाँ 3 बजेंगे तो, और अगर वहाँ 3 बजेंगे तो यहाँ तो 1 ही बजेगा। तो इसलिए एक रेखा फिक्स की गई जो कि यूपी के इलाहाबाद से गुजरती है। यूपी के इलाहाबाद से गुजरती है, जिसका मान है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि हमारे देश की मानक समय रेखा है, प्रमाणित समय रेखा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता भी है कई बार कि भारत की मानक रेखा है, उसका समय का या भारत का मानक समय क्या है। कई कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछते हैं तो आप क्या लिखेंगे? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब इसके साथ में एक क्वेश्चन और भी आता है कि भारत का जो समय है वो ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है। आगे ही होगा क्योंकि हम पूर्वी देशांतर में हैं। तो इसको कैसे निकाला जाता है कि एक डिग्री देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का। तो 82.5 डिग्री को पार करने में कितना टाइम लगेगा? 82.5 गुणा 4, तो 82 को अपन 4 से गुणा करें तो कितना आएगा? 328, प्लस इस आधे को अपन 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो ये कितना हो गया? 330 मिनट। या अब अपन इसको आर में चेंज कर लें तो कितना हो गया? 5.5 घंटे। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी भारत का समय जो है वो ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है? 5.5 घंटे। अब भारत में कहीं भी कोई भी घड़ी हो उसमें टाइम बिल्कुल फिक्स रहेगा, क्योंकि मिलान किससे होता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। एक चीज़ और है कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है और भारत की तटीय सीमा कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा, ये देखिए यहाँ पे जल जो है शुरू हो जाता है, तो अपन यहाँ तक मान लें, और इधर ये, तो भारत की स्थलीय सीमा जो है वो है 15,200 किलोमीटर। भारत की
स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जबकि तटीय यानी जल से घिरी हुई ये जो सीमा है वो कितनी है, 6100 किलोमीटर। तो तटीय सीमा भारत की काफ़ी कम है। एक चीज़ और आप देख रहे हैं, देखो भारत के नक्शे में आप कभी भी देखोगे तो ये बिल्कुल सीधी रेखा मिलेगी आपको, कहीं से कटी हुई नहीं, जबकि इधर वाली जो रेखा है वो काफ़ी कटी फटी इस तरह से। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत का जो ढलान है वो इस साइड में, पूर्वी साइड में ढलान है, तो जो भी नदियाँ आती हैं वो नदियाँ क्या करती हैं, अपना पानी जो है वो ज़्यादातर नदियाँ किधर डालती हैं, बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे पर्वत हैं, पूर्वी घाट पर्वत है, पर वो कटा फटा इसलिए क्योंकि वो नदियाँ जो हैं वो पानी के कारण क्या करती है, उस पहाड़ को या सीमा को बहुत ज़्यादा काट रही हैं। तो ये जो पूर्वी तटीय सीमा जो है भारत की वो काफ़ी कटी फटी है, जबकि ये जो है वो बिल्कुल सीधी सपाट है। और भारत की जो तट रेखा है या तटीय सीमा है वो सीधी और सपाट है। साथ ही भारत का क्षेत्रफल अपन देख लें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कई देशों से, जैसे जापान है, इंग्लैंड है, उनसे कई गुना बड़ा है। और विश्व का 1/46वां भाग है ये। और जनसंख्या में विश्व में दूसरा स्थान है चीन के बाद में, और क्षेत्रफल में भारत का विश्व में 8वां स्थान है। तो बच्चों मेरे ख्याल से आज जो अपन ने पढ़ा वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट कीजिए, मुझे बताइए।